हेलो फ्रेंड्स। आज 23 जनवरी भारत के एक बहुत महान क्रांतिकारी, महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। इसलिए आज मैं सुभाष चंद्र जी के जीवन के ही कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी घटनाएं आपको बताऊंगा जो शायद सभी जनमानस को नहीं पता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो किसने गठन किया था आजाद हिंद फौज का, क्या परिस्थितियां थी, क्यों किया गया था, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। किस तरह सुभाष चंद्र बोस जी, एक ऑस्ट्रिया की एक महिला, उनसे विवाह हुआ इनका, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस इनके कैसे संबंध थे, इनके एक दूसरे के प्रति कैसे विचार थे, और ऐसी बहुत सी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं हम। देखो, अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आपसे प्रार्थना है कि भी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले तो कमेंट कीजिए। शुरुआत करते हैं हम इनके जन्म से। 23 जनवरी 1897 को जानकीदास बोस, जो कि एक मशहूर वकील थे, और प्रभावती, ये इनके माता पिता थे। इनके यहां इनका जन्म हुआ। कहां? जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य है उसका एक शहर है कटक। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय उड़ीसा और ये जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, ये सारा एरिया जो था इसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ये कुल 14 भाई बहन थे, 8 भाई 6 बहन, और क्रमानुसार ये अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। इनके एक बड़े भाई थे शरद चंद्र, उनसे इनका विशेष लगाव था। कुछ विशेष अवसर पर ये उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। इसके बाद अब इन्होंने ऐसा अलग रास्ता क्यों अपनाया बाकी सभी क्रांतिकारियों से? अगर हम भारत के सभी क्रांतिकारियों को देखें तो सबके रास्ते कुछ अलग तरह के थे, इनका रास्ता कुछ विशेष था। क्योंकि बचपन से ही सेना में भर्ती होने का इनका, या सेना में जाने का इनका इंटरेस्ट था। एक बार इन्होंने एक 49वीं बंगाल रेजिमेंट, उसके लिए, उसमें भर्ती होने के लिए परीक्षा दी। परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मेडिकली ये अनफिट हो गए। इस ग्राउंड पे इनको अनफिट कर दिया गया कि इनकी जो आईसाइट है, जो दृष्टि है इनकी, वो सही नहीं है। उसके बाद एक टेरिटोरियल आर्मी हुआ करती थी, प्रादेशिक सेना। इसमें आम नागरिक भी ज्वाइन इसको कर सकते थे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी और क्षेत्र में कार्य करता हो, वो अपनी नौकरी के साथ साथ इसको ज्वाइन कर सकता था। इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती थी। तो टेरिटोरियल आर्मी के लिए इन्होंने परीक्षा दी, उसमें फिर इन्होंने एक कैडेट के रूप में ज्वाइन किया, और वहां उन्होंने जो बेसिक ट्रेनिंग है आर्मी की वो ली, जो बाद में जब आजाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने किया, इनके बहुत काम आई। पिता इनके चाहते थे कि ये आईसीएस बने। आईसीएस की परीक्षा उस समय इंग्लैंड में ही होती थी। इनके जब इन्होंने परीक्षा दी, उसके कुछ समय बाद तो भारत में भी इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर बनने शुरू हो गए थे, दिल्ली में, इलाहाबाद में। लेकिन 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, तो उस समय लंदन में परीक्षा दी, वहां गए, वहां तैयारी की, और परीक्षा में कुल इनकी जो रैंकिंग थी वो 4थी रैंकिंग आई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो आईसीएस तो बन गई, लेकिन साथ ही साथ उस समय भारत में कुछ और गतिविधियां चल रही थी। भारत की आजादी के लिए आंदोलन तेज होने शुरू हो गए थे। वो सारी बातें भी इन तक पहुंचती थी। तो ये पत्र लिखते हैं अपने बड़े भाई को, शरद चंद्र को, कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष, इनके विचारों से बहुत प्रभावित हूं, और मैं किस तरह से
अंग्रेजों की गुलामी कर सकता हूं आईसीएस बना करके, तो मैं तो क्रांति में, भारत की जो आजादी की क्रांति है, आजादी का जो संघर्ष है, उसमें भाग लेना चाहता हूं। तो भाई का पत्र तो इनके पास पत्र का जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी मदर का पत्र मिला और उसमें क्या लिखा प्रभावती ने कि बेटा, तुम्हारे पिता जो कुछ मर्जी कहे, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे और सदस्य, हमारे परिवार में जो और सदस्य है, वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इस निर्णय के बारे में जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस निर्णय पर गर्व है। यहां से उनको एक दिशा मिल गई। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां बड़ी दुविधा होती है, असमंजस होता है कि निर्णय कैसे लिया जाए। तो उस समय किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ उनकी माता एक गुरु के रूप में आई और उनको उनकी दिशा निश्चित कर दी। उसके बाद वे आ गए, भारत में आ गए। उस समय बंगाल में चित्तरंजन दास एक क्रांतिकारी थे, उनका बड़ा प्रभाव था। उनको देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद जो है देश के नाम कर दी थी। उसमें मेडिकल कॉलेज खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, तो इसलिए उनको देश बंधु कहा जाता था। तो जब ये आए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको सलाह दी, सुभाष चंद्र बोस को, कि पहले जाकर के मुंबई में महात्मा गांधी से मिलो। ये चले गए, महात्मा गांधी से मिले। तो 1921 में 20 जुलाई 1921 वो तिथि थी जब पहली बार भारत देश के दो महान लोग मिले, एक महात्मा गांधी और एक सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी ने कहा कि भी बंगाल में जाकर के चित्तरंजन दास के साथ काम करो आप। ये वो समय था जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ये बंगाल चले गए, वहां चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। इसी बीच कोई घटना हो गई 1922 में, चोरा चोरी में, और गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। ये इससे बड़े नाराज हुए, ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन वापस लिया जाए। तो यहां से थोड़ी थोड़ी सी विचारों की भिन्नता होनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने, चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद वो कलकत्ता के मेयर बने। जब चित्तरंजन दास मेयर बने तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया कलकत्ता महापालिका में, और इन्होंने वहां फिर कलकत्ता महापालिका का नक्शा ही बदल दिया। बहुत से जो अंग्रेज नाम थे उनको भारतीय नामों में परिवर्तित किया। जो हमारी आजादी का संघर्ष चल रहा था उसमें जो शहीद हो रहे थे लोग, उनके परिवारजनों को वहां नौकरी मिलनी शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे बहुत से क्रांतिकारी घटनाओं में, सारों का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, इन्होंने भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। एक युवा क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारा देश जानने लगा। इसके बाद क्या हुआ, 11 बार अंग्रेजों ने जेल में डाला। फिर बाद में एक स्थिति ऐसी आई 1933 से 1936 तक ये यूरोप चले गए। यूरोप में इनका जाने का भी कुछ उद्देश्य था। ये चाहते थे कुछ विदेशी देशों से, कुछ विदेशों से सहायता का वचन लिया जाए। तो ये सबसे पहले गए इटली, वहां मिले ये, वहां का नेता था मुसोलिनी, जो एक फांसीवादी नेता था। फांसीवादी बोलते हैं जो ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, अधिनायकवाद को मानते हैं, एक किस्म से कहिए कि तानाशाह होते हैं। वैसे ही अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उग्र राष्ट्रवादी। इनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, लेकिन आम आदमी की कोई वहां वैल्यू नहीं है। कुछ इस तरह के, मतलब आप कह सकते हैं कि तानाशाह थी। तो मुसोलिनी ने इनसे वादा किया कि भी हाँ, आपके जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रिया गए ये। ऑस्ट्रिया में जो जवाहरलाल की पत्नी थी कमला नेहरू, वो बीमार हो गई थी, वहीं उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये वहां गए। उसके बाद इनका स्वास्थ्य अपना भी ठीक नहीं रहा, तो वो इलाज के लिए ऑस्ट्रिया में रुक गए। तभी सुभाष चंद्र जी एक अपनी पुस्तक लिखना चाहते थे। उसके लिए उनको एक महिला की जरूरत थी जो अंग्रेजी में टाइप कर सके। तो वहां उन्होंने अपने मित्रों को कहा, तो इनके मित्र ने एक महिला भेज दी वहां
एमिली शेंकल, वे इनकी टाइपिस्ट थी। तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ एमिली और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को पसंद करने लगे और इन्होंने गुपचुप रूप से शादी कर ली। अब शादी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, इसके भी 2-3 कारण है मुख्यतः। एक तो इनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता था, एक विदेशी महिला से शादी भारत में वैसे ही पसंद नहीं करते थे, और ऑस्ट्रिया जो देश था वो भी जर्मन देश के अंडर था, जर्मन का कब्जा था वहां, और जर्मनी में नाजीवाद था, वहां भी मतलब इस तरह का स्थितियां नहीं थी कि ये सार्वजनिक कर सके। तो इन्होंने गुपचुप शादी की, एक बेटी भी हुई इनको, उसका नाम अनीता बोस रखा, जो आज भी है, जर्मनी में है। और जब वो 1 महीने की थी, लगभग 4 सप्ताह की, तब एक बार सुभाष चंद्र जी ने उसको, छोटी सी बच्ची को देखा। उसके बाद दोबारा जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिला। उसके बाद जब ये भारत आ गई तो 1938 में एक अधिवेशन हुआ गुजरात में, सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हरिहरा, उस गांव में अधिवेशन हुआ। तो उससे पहले सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसलिए कहीं कहीं जो बात आती है कि गांधी जी पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जब सर्वसम्मति शब्द आ गया तो उसमें गांधी जी की भी सहमति थी, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये 51वां जो अधिवेशन था, तो इनको एक रथ में इनका स्वागत किया गया, जिसको 51 बैलों ने खींचा, बहुत भव्य स्वागत हुआ। और जब इन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया तो कहा गया कि आज से पहले किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इतना प्रभावशाली भाषण नहीं दिया। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर कुछ ऐसा समय आया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जब कोई युद्ध में कोई देश है, अभी वो फंसी हुई स्थिति में है, उसका फायदा उठाया जाए, और अभी हमें अपना स्वतंत्रता संग्राम तेज कर देना चाहिए। थोड़ा सा मैं लीक से हटके बात बता रहा हूं। ये दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ तो मुख्यतः 3 देश थे, बहुत से देश थे, लेकिन मुख्यतः 3 देशों के नाम ले सकते हैं जिनको धुरी शक्ति कहा जाता है, एक्सिस पावर। उसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। और जो दूसरी तरफ देश थे उनको मित्र राष्ट्र कहा गया है। उसमें थे इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, जो समय सोवियत संघ हुआ करता था, फ्रांस, चीन। अब थोड़ा सा अलग बात बता रहा हूं मैं, इससे विषय से हट करके। कभी आपने सोचा कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट है, बाकी सारे अस्थाई है, और इन्हीं को वीटो पावर है भी है। तो ये वही 5 देश थे जो मित्र राष्ट्र थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनकी जीत हुई थी, और जीतने के बाद इन्होंने यूएनओ बनाई और इन्हीं का प्रभुत्व था। तो ये 5 देश थे जिनको परमानेंट सीट मिली हुई है यूएनओ में। खैर, हम दोबारा विषय पर लौटते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि स्थिति का फायदा उठाया जाए, अपने स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया जाए। गांधी जी चाहते थे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करेंगे। तो यहां से इनके विचार जो है अलग अलग होने लगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे अब कि ये अध्यक्ष बने, क्योंकि गांधी जी को इनकी कार्यशैली पसंद नहीं आई। ये केवल विचारों की भिन्नता थी, एक दूसरे का बड़ा आदर करते थे। तो गांधी जी ने एक अपना कैंडिडेट सीतारमैया खड़ा कर दिया, और हालांकि गांधी जी का प्रभाव ज्यादा था कांग्रेस में, इसके बावजूद भी 1580 वोट मिले सुभाष चंद्र बोस को, और 1377 वोट मिले सीतारमैया को। 203 वोट से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन गांधी जी इससे बड़े नाखुश हुए। उन्होंने कहा कि भाई सीतारमैया की जो हार है ये मेरी व्यक्तिगत हार है। और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनी, उस समय कार्यकारिणी थी, उसके 14 सदस्य थे, 12 ने रिजाइन कर दिया गांधी जी के पक्ष में, और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, और ये कांग्रेस से अलग हो गए। यहां से इनके अलग अलग रास्ते हो गए। फिर इन्होंने अपने एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर जो सारी गतिविधियां हुई क्रांतिकारी, फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी भी गतिविधियां फैलने लगी। अंग्रेज घबरा गए इससे भी, क्योंकि इनके थोड़ा सा उग्र थे, एग्रेसिव थे। तो सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया,
इनको भी गिरफ्तार किया गया। इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और बाद में घबरा करके अंग्रेजों ने इनको जेल से तो मुक्त कर दिया, लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया, नजरबंद कर दिया। तो जब ये नजरबंद थे अपने घर में, वहां से एक पठान का वेश धारण करके निकले। इनका जो बड़ा भाई था शरद चंद्र, उसका बेटा था शिशिर। शिशिर इनको लेके गया, जो प्रेजेंट में झारखंड है, वहां धनबाद जगह है, वहां लेके गया। वहां से किसी तरह अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान से ये रूस की राजधानी जो मॉस्को पहुंचे। मॉस्को से फिर ये बर्लिन गए, जर्मनी की राजधानी, यहां पहुंच गए जर्मनी में। जर्मनी में मिले ये हिटलर को। हिटलर भी एक तानाशाह था। हालांकि मुसोलिनी ने तो वायदा किया था सहायता करने का इनकी, लेकिन हिटलर ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। उसके कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत में। उल्टा उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कुछ समय पहले और उसमें भारत की बड़ी आलोचना की थी, भारत के लोगों की आलोचना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां वो मुद्दा उठाया कि आपने पुस्तक में बड़ा गलत लिखा हुआ है। तो हिटलर ने इतना तो वायदा जरूर किया कि जो इसका नया एडिशन आएगा, नए संस्करण में, ये बातें आपको नहीं मिलेगी। तो वहां से निराश होकर के ये वापिस आ गए और कहां पहुंचे? जापान। अब मैंने शुरू में कहा था कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था। अब ये जापान पहुंचे। अब इनसे पहले की कुछ घटनाएं जापान में क्या हो रही थी। मलाया एक जगह थी, जो मलेशिया देश है वो मलाया था, और भी कुछ क्षेत्र थे उसमें। मलाया में युद्ध चल रहा था ब्रिटेन का और जापान का। ब्रिटेन की जो सेना थी ब्रिटिश, उसमें भारतीय लोग थे। भारत में जब थे तो भारतीय बहुत से सैनिक भर्ती हुए थे इनकी सेना में। तो वहां जापान ने मलाया पे कब्जा कर लिया और जो भारतीय सेना थी, ब्रिटिश सेना थी जिसमें भारतीय लोग थे, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसका एक कैप्टन था मोहन सिंह। तो बाद में जापानी अधिकारियों ने क्या सोचा कि भाई सेना तो ये बनी बनाई थी, हालांकि उन सारों को कैद कर लिया गया, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा गया, युद्ध बंदी। तो जापान के अधिकारियों ने कहा कि मोहन सिंह को कि आप एक सेना बनाइए, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आपका हम साथ देंगे। तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसको हिंदी में आजाद हिंद फौज बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी INA बोलते हैं। तो INA का गठन किया था किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर वहीं एक क्रांतिकारी थे जापान में, रास बिहारी बोस। उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया कि इसमें शामिल हो, यानी आजाद हिंद फौज का जो विस्तार होना था, इसमें जो नए नए भर्ती हुई, उसमें बहुत योगदान था रास बिहारी बोस का। तो अब जब उसके बाद जापान के जो नेता थे या जापान के जो अधिकारी थे, वो भी ये चाहते थे इंग्लैंड की तरह कि भाई आजाद हिंद फौज हमारे अंडर काम करेगी। तो यहां से मोहन सिंह के मतभेद होने शुरू हो गए और धीरे धीरे आजाद हिंद फौज निष्क्रिय हो गई। अब जब सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचते हैं, फिर रास बिहारी और कैप्टन मोहन सिंह मिलकर के उसका सारा कार्यभार सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप देते कि आप इसको संभालो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। पहली बार जो गठन हुआ था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अब फिर जब आजाद हिंद फौज संभाल ली इन्होंने, इसमें इन्होंने 5 ब्रिगेड बनाई। उनका नाम था नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। देखो, गांधी से ऐसा नहीं कि अलग विचार हो गए थे तो ये दुश्मन हो गए थे। तो गांधी के नाम पे ब्रिगेड थी, एक आजाद ब्रिगेड थी, एक इनके अपने नाम पे थी सुभाष ब्रिगेड, और एक ब्रिगेड थी झांसी की रानी ब्रिगेड। दुनिया की सबसे पहली महिला जो विंग बना सेना का, वो ये झांसी की रानी ब्रिगेड थी। तो उसके बाद फिर ये एक भाषण देते हुए जो पहला नारा दिया, 3 इनके मुख्य नारे हैं। इन्होंने भाषण देते हुए अपने आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब साफ था कि शहीद होने के लिए, अपना खून बहाने के लिए, अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना है। फिर उसके बाद जापान की सेना के साथ मिल करके, जापान के साथ इनके अच्छे से वो संपर्क थे, अच्छा इनकी सूझबूझ और तालमेल था, मिलके इन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने का निर्णय लिया। और ये सबसे पहले चले अंडमान निकोबार में। तो जापान की सेना और आजाद हिंद फौज, इन्होंने मिलकर अंडमान निकोबार इनको
अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। मुक्त कराने के बाद जापानी सेना ने ये दोनों द्वीप जो है सुभाष चंद्र जी बोस को इनके सुपुर्द कर दिया कि आप रखो। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाम भी बदल दिए थे। इनके नाम रखे थे, एक का नाम शहीद द्वीप रखा था, एक का स्वराज द्वीप रखा था। और उस समय ही यहाँ आने से पहले, इस युद्ध से पहले ही इन्होंने अपनी एक सरकार बना ली थी एक किस्म से सिंगापुर में, और 9 देशों ने उस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। उस सरकार के प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस थे, राष्ट्रपति भी सुभाष चंद्र बोस थे, और सेना के कमांडर भी सुभाष चंद्र बोस थे। खैर, अंडमान निकोबार के बाद जो है फिर इनका युद्ध हुआ, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहां युद्ध हुआ। यहां युद्ध में जापानी सेना हार गई, अंग्रेज जीत गए, तो इनको वापस जाना पड़ा और जापानी सेना ने इनको किसी तरह से निकाल दिया कि आप निकलो। ये वहां से निकल गए। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को था, और उसमें जो जापान था या इटली था और जर्मनी था, इनकी पूरी तरह हार हुई। जापान पे तो आपको पता ही है 2 परमाणु बम गिराए गए थे, तो इतनी बुरी तरह हार हुई कि अब इनको उस रास्ते से जो उनकी सहायता के द्वारा ये चाहते थे, वो रास्ता इनको लगने लगा कि बंद हो गया। इन्होंने अपना आजाद हिंद रेडियो ये भी बनाया था। 1944 में आजाद हिंद रेडियो के द्वारा इन्होंने एक मैसेज, एक संदेश भेजा। उसमें कहा, पहली बार इन्होंने ही गांधी जी को कहा राष्ट्रपिता, कि राष्ट्रपिता, हम स्वतंत्रता संग्राम में की तैयारियां कर रहे हैं और हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और तब गांधी जी ने इनको नेता कहना शुरू किया। तो इस तरह से नेता सुभाष चंद्र बोस बने और गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। तो एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। खैर सॉरी, उसके बाद जो है जब परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, तो बाद में एक बार ये जा रहे थे प्लेन में ताइवान, तो वहां एक प्लेन क्रैश हो गया और माना जाता है कि 1945 में 18 अगस्त 1945 में माना जाता है कि उस प्लेन में जो इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में अलग अलग दावे किए गए। कुछ एक मौनी बाबा की चर्चा रही कि वो शायद जो आजादी के बाद भी ये चर्चा होती रही कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है, लेकिन कई आयोग बनाए गए और उनकी भी रिपोर्ट अंततः यही रही कि उस विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी अस्थियां भी जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहां कोई मंदिर है उसमें रखी हुई है, ऐसा माना जाता है। तो आजादी के बाद जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया जवाहरलाल नेहरू जी ने, अब कब पहली बार तिरंगा फहराया? 16 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना है कि 1947 में लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया जा सका कुछ कारणों से। और उस दिन लाल किले पर भी उस समय तक ये समझो कि ब्रिटिश का ही नियंत्रण था, वहां भी उनका कुछ अधिकारी थे। तो पहली बार तिरंगा 15 अगस्त को फहराया। इंडिया गेट के पास एक कोई पार्क थी, प्रिंसेस पार्क, वहां फहराया गया। तो 16 अगस्त 1947 को जब अपना संबोधन किया नेहरू जी ने, उसमें विशेष रूप से जवाहरलाल इसका सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया कि भी हम उनका वर्णन किए बिना नहीं रह सकते कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत के स्वतंत्रता के लिए जो अपना योगदान दिया। उसके बाद एक और काम किया। एक तो वो नारा इन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर जब ये जापानी सेना के साथ मिलकर अंडमान की तरफ बढ़े, तब ये नारा दिया उन्होंने कि दिल्ली चलो, भी हमें दिल्ली तक जो है, दिल्ली पे भी अंग्रेजों से आजाद कराना है दिल्ली को। अब एक और नारा जो है आजाद हिंद फौज के जो सैनिक लगाते थे वो जय हिंद का लगाते थे। तो आजादी के बाद आज भी भारतीय सेना में और पुलिस में जय हिंद ही संबोधन दिया जाता है। तो ये जो जय हिंद बोलते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो दिया गया नारा है जय हिंद, वही है, वहीं से लिया गया है। क्योंकि जय हिंद एक तो राष्ट्रीय प्रति समर्पित है, इसमें राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है, राष्ट्र की विजय की बात की गई है। साथ ही साथ ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, एक धर्म निरपेक्ष नारा है। तो आज भी पुलिस में, आर्मी में आपको ध्यान होगा, आप देखते भी होंगे, जय हिंद कहा जाता है। तो नेता सुभाष चंद्र बोस, मतलब इनका भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान है। इन्होंने जो रास्ता चुना वो और सभी क्रांतिकारियों से बिल्कुल अलग था,
और इनके जीवन की बहुत सी घटनाएं ऐसी मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, इसको शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।